हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो सो रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वहीं पर एक हैंडसम यंग मैन शर्टलेस होकर वर्कआउट कर रहा होता है। वो उसे देखकर सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, लगता है कि सर पर चोट लगने की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। वो उस पर्सन से पूछती है कि हेलो हैंडसम, तुम कौन हो? ये बंदा और कोई नहीं, हमारी स्टोरी का हीरो ली है। वो उसकी चिन पर हाथ लगाकर बोलता है कि चिन, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? कैसी अजीबो गरीब सी बातें कर रही हो? चिन नाम सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं चिन हूँ? तभी उसे याद आता है कि जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तब एक नॉवेल की स्टोरी अपनी ऑडियंस को सुना रही थी। तभी अचानक से वो नीचे गिर गई थी। वो अपने फेस को टच करके बोलती है कि ये बॉडी और फेस भी मेरा नहीं है, इसका मतलब मैं नॉवेल वर्ल्ड में पहुंच गई हूँ। उसके दिमाग में नॉवेल की स्टोरी चलने लगती है कि नॉवेल के हीरो ने अपनी ग्रैंड माँ के फोर्स करने पर मजबूरी में चिन से शादी की थी क्योंकि चिन ने उसकी ग्रैंड माँ की जान बचाई थी। ली ने चिन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती है। वो बोलता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती, अगर तुमने हमारी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें 1 बिलियन की कंपनसेशन देना होगी। चिन जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देती है। उसे याद आता है कि स्टोरी में ली की चाइल्डहुड फ्रेंड शीशी ने आकर उसे बर्बाद कर दिया था और उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। ली टेबल से उठकर मिल्क पीने लगता है जिसमें चिन ने उसे सिड्यूस करने के लिए मेडिसिन मिलाई थी ताकि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो सके। अब वो घबरा जाती है और हाथ मार के मिल्क का गिलास नीचे गिरा देती है। ली कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या किया तुमने? वो सोचती है कि मैं इसे सच बताऊंगी तो ये कौन सा मेरी बातों पर यकीन कर लेगा, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसकी बॉडी में कोई आत्मा घुस आई है। ली उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो उसे एक ही थप्पड़ मार के बेहोश कर देती है और खुद भी वहीं सो जाती है। चिन को सपना आता है जिसमें 2 छोटे बच्चे होते हैं और कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन की नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि ये कैसा अजीब सा सपना आया है। मुझे पूरा नॉवेल पढ़ लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आगे अब क्या होने वाला है। वो देखती है कि ली के फोन पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड की कॉल आ रही होती है। उसे देखकर वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि शीशी नेक्स्ट वीक अब्रॉड से वापस आ रही है, जिसने बचपन में ली की जान बचाई थी। एक बार वो वापस आ गई तो मैं तो गई समझो। मेरे पास 1 वीक है, मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ली का ओपिनियन मेरे लिए चेंज कर सकूं। तभी डाइवोर्स के बाद मुझे एक मोटा कंपनसेशन अमाउंट मिल सकता है। वो जल्दी से उठकर बोलती है कि डियर हस्बैंड, आप उठ गए, रात में नींद कैसी आई? वो बोलता है कि बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मैं काफी लंबे टाइम से इतनी अच्छी नींद नहीं सोया था। लगता है कि तुम अपनी गलतियों से सीख गई हो। अब मैं तुम्हारी 50,000 की पॉकेट मनी को डबल कर दूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि अब मुझे 1 मिलियन की पॉकेट मनी मिलने वाली है। थैंक यू हस्बैंड, आप बहुत ही अच्छे हो, जैसे आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। ली सोचता है कि आज ये इतने अजीब बिहेव क्यों कर रही है। खैर जो भी है, कल रात मुझे अच्छी नींद आई। यहाँ हमें पता चलता है कि ली को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद चिन रेडी होकर अपने रूम से बाहर आती है जहाँ पर वो घर के सर्वेंट को उसके बारे में बातें करते हुए सुनती है कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसने ली फैमिली में शादी सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए की है। चिन बोलती है कि तुमने मुझे गोल्ड डिगर बोला। मेड डरते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने सच बोला है, अगर आप मुझे दोबारा मारोगी तब भी मैं यही बोलूंगी। चिन उसके पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हें मारूंगी बल्कि मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए। अब से तुम मुझे गाइड करना कि मुझे अच्छी वाइफ और मॉम बनने के लिए क्या करना होगा। उसका ये बिहेवियर देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि एक ही रात में ये इतनी चेंज कैसे हो गई। इतने में ही हॉल में रखा हुआ फोन रिंग होने लगता है
है। चिन फोन उठाकर बोलती है कि हेलो हस्बैंड, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स स्टडी में रह गई हैं, तो तुम उन्हें बटलर को ऑफिस लाने के लिए बोलो। वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ और तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्या। ली कहता है कि ज्यादा काइंड और हेल्पफुल होने की एक्टिंग बंद करो। वहीं उसका ये रूप देखकर मेड और बटलर भी हैरान हो जाते हैं कि आज ये इतनी प्यार से बात कैसे कर रही है। नेक्स्ट सीन में चिन ली के लिए लंच बॉक्स और उसकी फाइल्स लेकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर उसे रिसेप्शनिस्ट रोककर पूछती है कि हाँ जी, आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है। वो बोलती है कि मैं यहाँ के प्रेसिडेंट से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। चिन जवाब देती है कि क्या मुझे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आई एम सॉरी मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप जा सकती हैं। चिन सोचती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ बनने में कितना मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल करके बोलती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ आ रही है। उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, ध्यान रखना कि वो सेक्रेटरी यांग को ना देखे। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी यांग को देखते हैं, उसने भी रेड ड्रेस पहना होता है। वो ली के लिए कॉफी लेकर उसके पास आती है। ली उससे पूछता है कि तुम्हें ऑफिस में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यांग उसे कहती है कि थैंक यू सो मच, अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो मैं सच में होमलेस हो जाती। ली बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर मैं तुम्हें हायर नहीं करता तो सिटी की और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें जॉब मिल जाती। पर यहाँ पर यांग के इरादे सिर्फ सेक्रेटरी बनने के नहीं होते, बल्कि उसने तो कॉफी में सिड्यूस करने की मेडिसिन मिलाई होती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने आपके इतना क्लोज आने के लिए बहुत हार्डवर्क किया है, आज मैं आपकी वुमेन बनकर रहूंगी। इतने में ही चिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर उसे याद आता है कि नॉवेल में जब सेक्रेटरी यांग ली को सिड्यूस कर रही थी, तब उसने यांग को वहाँ से भगा दिया था और ली उल्टा उसे ही कॉफी में मेडिसिन मिलाने का ब्लेम करने लगता है। वो उसे कॉफी पीने के लिए मना करती है और बोलती है कि तुम्हें पहले से ही स्लीपिंग डिसऑर्डर है, अगर तुम कॉफी पी लोगे तो तुम्हें रात में कैफीन की वजह से नींद नहीं आएगी। वो सेक्रेटरी यांग को बोलती है कि तुम यहाँ काम करने आती हो या बॉस को सिड्यूस करने, तुम्हारे कपड़े ऑफिस के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। वो बोलती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। ली पहले ही कॉफी के कुछ सिप्स ले चुका होता है, उस पर मेडिसिन का असर होने लगता है। चिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। जैसे ही वो बाहर आती है तो ऑफिस के लोग बोलने लगते हैं कि आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप गुस्से में नहीं हो। वो कहती है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। आप सब लोग मुझे मेरे पास्ट बिहेवियर के लिए माफ कर दो, आज मैं आप सभी को लंच पर लेकर चलती हूँ। चिन सभी लोगों के आगे हीरोइन बन जाती है। वहीं ली देखता है कि सेक्रेटरी यांग उसे किस करने की ट्राई कर रही है। वो उसे खुद से दूर करके रूम से लात मार के बाहर निकाल देता है और चिन से कहता है कि तुम अंदर आओ, ये तुम दोनों की मिली भगत है ना, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लेडी अपने हस्बैंड को किसी और के क्लोज जाने दे। अगर तुम्हें इतना ही काइंड बनने का शौक है तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। वो उसके साथ जबरदस्ती इन्वॉल्व हो जाता है। चिन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। वहीं ली को भी रियलाइज होता है कि मुझे चिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी अब वो पहले जैसी रूड और एरोगेंट नहीं रही। वो बोलने ही वाला होता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तभी चिन खुद से 1 मिलियन डिमांड करती है कि हमारा रिलेशनशिप में फीलिंग्स और इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ली उसे कार्ड निकाल कर देता है, जिसे वो चूमने लगती है और बहुत ही खुश हो जाती है। ली सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने सोचा भी कैसे कि ये लविंग और काइंड हो सकती है। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। चिन सोचती है कि मुझे इतने सारे पैसों का क्या करना चाहिए, इन पैसों के कपड़े लूं या पर्स लूं। ये सोचते सोचते वो सेक्रेटरी यांग से टकरा जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ली से दूर कर सकती हो, तुम देखना कि एक दिन मैं मिसेस ली बनकर रहूंगी। चिन उसे अपना लव बाइट दिखाने लगती है, जिसको देखकर वो जेलिस हो जाती है कि लाइक तुम अभी आउटसाइडर हो और मैं ली की वाइफ हूँ। तभी ऑफिस की एक मैनेजर आकर उसे बोलती है कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। यांग शॉक्ड हो जाती है कि मुझे ऐसे ही जॉब से कैसे निकाला जा सकता है, मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। दूसरी तरफ शॉपिंग करने के बाद चिन खुशी से नाचते हुए घर आती
है। तभी उसे एनहुआ के स्कूल से फोन आता है कि उसने किसी बच्चे को मारा है और आप जल्दी से स्कूल आ जाओ। जिन सोचती है कि मैं तो स्टेप सन के बारे में भूल ही गई थी। उसे याद आता है कि नॉवेल में चिन और स्टेप सन का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एनहुआ उसे जरा भी पसंद नहीं करता। चिन भी उसके खाने पीने का जरा भी ख्याल नहीं रखती और एज अ पनिशमेंट उसे भूखा रहने की सजा देती है। वो जल्दी से उसके स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल एनहुआ को डांट रहा होता है कि जल्दी से उस बच्चे को सॉरी बोलो जिसको तुमने मारा है। एनहुआ कहता है कि मैं इसको सॉरी नहीं बोलूंगा, पहले इसने ही मुझे गाली दी थी, इसीलिए मैंने उसको मारा है। चिन बीच में बोलती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, आपको जो भी बात करनी है मुझसे करो, मेरे बेटे से नहीं। दूसरे बच्चे की मॉम बोलती है कि वो प्लीज हमारे सामने अच्छा होने की एक्टिंग मत करो, हम सभी जानते हैं कि तुम उसकी स्टेप मॉम हो, तुम्हारा एनहुआ से रिलेशनशिप जरा भी अच्छा नहीं है, इसने मेरे बेटे को हिट किया है। अगर तुम हम लोगों से माफी मांगना चाहते हो तो नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। चिन सोचने लगती है कि अगर मैं नील डाउन होकर अपोलोजाइज करूंगी तो ली क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं उसके बेटे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हूँ, और वो ये भी सोचेगा कि मैं दूसरे लोगों के सामने ली फैमिली की कितनी इंसल्ट करवा रही हूँ और वो मुझे अपने रूम से निकाल देगा और बाद में अपनी लाइफ से भी। इतने में ही उस बच्चे एनहुआ से फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। चिन उस बच्चे को मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में बन घुसा देती है। वो बोलती है कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, बड़े लोगों के सामने ऐसे बात करते हैं क्या। उस बच्चे की मॉम चिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की। प्रिंसिपल भी उन लोगों को सपोर्ट करता है और चिन से कहता है कि जल्दी से इन लोगों से अपोलोजाइज करो, ये हमारे स्कूल के मेजर ट्रस्टी हैं, अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा, जिससे आपके बच्चे को किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एनहुआ बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। वो चिन से बोलता है कि बैड आंटी, अगर तुमने मुझे इन लोगों से अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स किया तो मैं अपने डैड से बोल दूंगा और वो तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो बच्चा एनहुआ को बोलता है कि तुम भी बास्टर्ड हो और तुम्हारी स्टेप मॉम भी। चिन उस बच्चे की मॉम को एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि ये सब कुछ सिखाया है तुमने अपने बेटे को। प्रिंसिपल बोलता है कि ये स्कूल है, यहाँ तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो, और वो प्रिंसिपल को भी एक थप्पड़ मार देती है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो। वो लेडी चिन को कहती है कि अभी तुम देखोगे मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। मेरे हस्बैंड इस सिटी के रिच बिजनेसमैन हैं। ये बोलकर वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर वहाँ आने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो चिन को धमकी देती है कि मेरा एक इशारे में तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आ सकती है। ली वहाँ पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो बीच में बोलता है कि मेरे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी वाइफ को चैलेंज कर सके। चिन सोचती है कि ये अब यहाँ पर क्या करने आया है, इसने मुझे पागलपंती वाली हरकतें करते देख तो नहीं लिया, चलो अब मैं एक्टिंग करती हूँ ताकि इसको मुझ पर तरस आ जाए। वो रोते हुए ली को हक कर लेती है कि ये मेरी गलती है, मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। वो लेडी बोलती है कि पहले तो तुम इतना चिल्ला रही थी और अब अपने हस्बैंड के सामने रो रही हो। वो ली को भी अपने हस्बैंड के रिच और पावरफुल होने की धमकी देने लगती है। इतने में ही उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, ये चालाक लोमड़ी मुझे मार रही थी, अब तुम इसे अच्छा सबक सिखाओ। वो बंदा अपनी ही वाइफ को थप्पड़ लगाकर बोलता है कि सबक इन्हें नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने की जरूरत है, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वो बोलती है कि हस्बैंड मैंने क्या किया है, इनफैक्ट इसने ही मुझे मारा है, वैसे भी ये लोग गरीब हैं। उसका हस्बैंड उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ली ग्रुप इस सिटी की सबसे रिचेस्ट ग्रुप है, इनकी नेटवर्थ सारे ही रिकॉर्ड को पार कर चुकी है, हम जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन इनकी बदौलत ही अपना काम कर रहे हैं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल भी हिल जाता है। वो पर्सन अपने बेटे और वाइफ के बिहेवियर पर ली से माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज सर हमें जाने दीजिए, ये सारी गलती मेरी वाइफ की है, उसने अपने बेटे को अच्छे एटिकेट्स नहीं सिखाए और लाड प्यार ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, पर आप टेंशन मत करो, मैं घर जाते ही इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वो अपनी वाइफ और बेटे को ली फैमिली से माफी मांगने के लिए बोलता है। ली कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मेरे बेटे को बुली किया तो मैं तुम्हें सिटी से गायब करवा दूंगा। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिंसिपल भी उनके जाने के बाद ली से बोलता है कि ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब से हमारा पूरा स्कूल एनहुआ का अच्छे से
ध्यान रखेगा। ली कहता है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने बेटे को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ और साथ ही साथ अपने फंड्स को भी विड्रॉ कर रहा हूँ। ये बोलकर वो चिन और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। चिन कार में सोचती है कि आज के एक्शन की वजह से ये मुझे पागल समझेगा, इसीलिए वो बोलती है कि वैसे तो मैं काफी स्वीट हूँ पर उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, इसीलिए मैंने उन्हें मारा। असल में ली तो उसके प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि आज पहली बार इसने एनहुआ को रियल मदर की तरह प्रोटेक्ट किया है। वो उससे खुश होकर उसे एक कार्ड देता है। वो कार्ड देखते ही चिन खुश हो जाती है और उसे थैंक यू हस्बैंड बोलती है कि वैसे तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, हर मदर को अपने बच्चे को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी बेटा है। एनहुआ बोलता है कि आंटी मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, कहीं आप ये सब मेरे डैड को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रही। चिन कहती है कि बॉय मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद चिन उसके साथ खेलने लगती है कि तुम ही इतने क्यूट हो, मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट ना करती। घर आकर चिन देखती है कि ली ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जिसके अंदर बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है। चिन अपने बैग से कार्ड निकालकर उसका बैलेंस चेक करने लगती है जिसके अंदर 300 मिलियन होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरे इतना सा नाटक करने पर उसने मुझे इतनी सारी ज्वेलरी और पैसे दे दिए। ओरिजिनल स्टोरी के हीरोइन कितनी बेवकूफ थी, लेकिन मैं वो गलती हरगिज नहीं करूंगी। अब मैं अच्छे से ली और एनहुआ का ध्यान रखूंगी, जिसके बाद मुझे लाइफ लॉन्ग ऐसे ही गिफ्ट्स और पैसे मिलते रहेंगे जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिसके बाद वो ली को खुश करने में लग जाती है। वो बोलती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड तुम सारा दिन ऑफिस में कितना काम करते हो और थक जाते होगे ना, आज मैं तुम्हें रिलैक्सिंग मसाज दूंगी जिसके बाद तुम्हारी इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आया करेगी। ली भी उसकी बात मानकर बेड पर लेट जाता है। सबसे पहले वो उसकी आईज पर मास्क लगा देती है ताकि उसे सोने में हेल्प हो और फिर वो उसे बोलती है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए तुम उल्टा होकर लेट जाओ। फिर वो उसकी बैक पर बैठकर मसाज करने लगती है, पर ये मसाज नहीं, ली के लिए पनिशमेंट थी। उसको बहुत ही पेन हो रहा था। वो पूछती है कि हस्बैंड मसाज करने में तुम्हें मजा तो आया था ना, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अच्छे से नहीं आया, तुम्हें और जरूरत है सीखने की। चिन मसाज करते करते बहुत थक जाती है और वहीं पर सो जाती है। ली उसको सोते हुए प्यार से देखने लगता है कि अब तुम कितनी बदल गई हो, मेरे और एनहुआ की कितनी केयर करती हो, मैंने हमेशा से तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। ये सब सोचकर वो खुश हो रहा होता है। उसी टाइम चिन नींद में बोलने लगती है कि मेरे 300 मिलियन मुझसे मत छीनो। वो सोते हुए भी पैसों के बारे में सोचे जा रही थी। ली सोचता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ली सोकर उठता है तो वो देखता है कि चिन मेड की ड्रेस में उसके रूम में आ रही होती है। वो बोलती है कि हस्बैंड आप जाग गए। वो तो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये मेड की यूनिफॉर्म में क्यों आई है। वो कहती है कि हस्बैंड आज से मैं आपके सारे काम करूंगी और आपको रेडी होने में हेल्प करूंगी, तुम देखना कि मेरी सर्विस से तुम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे। वो ली को ड्रेसअप होने में हेल्प करती है। ली तो उसे ही देखे जा रहा होता है। जैसे ही उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो चिन शाय होकर पीछे हट जाती है। वो पूछता है कि तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो। वो कहती है कि वो क्या है ना कि आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं। ली उसकी बात पर हंसने लगता है। चिन उसके आगे पीछे घूमने लगती है और बोलती है कि आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। ली बोलता है कि तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद एनहुआ का बर्थडे है, तुम उसकी बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी कर लेना। वो बोलती है कि यस बॉस आप चिंता मत करो, मैं सब करूंगी। ली के ऑफिस जाने के बाद वो सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग एनहुआ के बर्थडे पर शीशी आ गई थी। मेरा अच्छा टाइम कितनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे कुछ भी करके ली को इम्प्रेस करना होगा ताकि मुझे डिवोर्स के बाद उसे कंपनसेशन पे ना करना पड़े। वो उसके लिए लंच लेकर ऑफिस आती है और बोलती है कि हस्बैंड आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लेकर आई हूँ। ली कहता है कि इसमें लास्ट टाइम की तरह सॉल्ट तो नहीं डल गया ज्यादा। चिन कहती है कि बस भी करो, तुम हर बार मेरा मजाक बनाते हो और मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए कुकिंग करती हूँ। ये बोलकर वो उसके लिए लंच सर्व करने लगती है। इतने में ही ली के पास शीशी की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलती है कि मैंने हर बार की तरह एनहुआ का बर्थडे गिफ्ट सेंड करवा दिया है। जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि एनहुआ को माँ की कमी महसूस होती होगी। ये सब बोलकर वो ली को इमोशनल करना चाहती थी। ली कहता है
लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार मेरी वाइफ चिन मेरे साथ है। तभी गर्म सूप से चिन का हाथ जल जाता है। ली जल्दी से उसके हाथ को आइसर टी में डाल देता है। चिन कुछ अजीब सा फील करती है। वो उसे कहती है कि अब मैं चलती हूँ, लंच कर लेना। शीशी अभी भी कॉल पर होती है और वो सोचती है कि चिन ली के ऑफिस में क्या कर रही है। क्या ये दोनों इतने क्लोज आ चुके हैं? मुझे कुछ करना होगा। वो ली से पूछती है कि क्या तुम चिन के साथ थे? वो उसे बताता है कि हाँ, अभी उसका हाथ जल गया था। वो पूछती है कि तुम्हें उसकी इतनी केयर कब से होने लग गई? तुम तो उसे लाइक नहीं करते थे ना, लेकिन अब तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ली, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना जो तुमने मुझसे किया था? ली कहता है कि मुझे अच्छे से याद है। मैंने तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी। शीशी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसे प्यार नहीं कर सकते हो। तुम उसकी केयर को प्यार का नाम दे रहे हो। ये तुम इसीलिए बोल रहे हो ताकि मुझे जेलस कर सको। ली उसकी कॉल को कट कर देता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची ली की हेल्प करती है गुंडों से बचाने के लिए। ली उसे अपना खानदानी पेंडेंट देकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि शीशी के गले में भी वही पेंडेंट होता है। वो उसे पकड़कर कहती है कि चिन, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर मैं तुम्हें ली को छीनने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आज एनहुआ का बर्थडे होता है। चिन उसे उठाने आती है और बोलती है कि मेरे प्यारे छोटे से प्रिंस, आज तुम्हारा बर्थडे है, जल्दी से उठकर मेरे साथ नीचे चलो। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जल्दी करो, हमारे स्पेशल गेस्ट भी आते होंगे। वो रेडी करके एनहुआ को नीचे लेकर आती है जहाँ उसने पार्टी की प्रिपरेशन की होती है। पार्टी में उसने एनहुआ की पसंद की सभी चीजें रखी होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। सर्वेंट सोच रहे होते हैं कि अगर यंग लेडी को पता चल गया कि एनहुआ ने जंक फूड खाया है तो वो हम सबको मौत के घाट उतार देंगी। बटलर कहता है कि एनहुआ आज बहुत ही खुश है, उसकी खुशी के लिए हम लोग प्रटेंड करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एनहुआ को भी धीरे धीरे अपनी स्टेप मॉम यानी कि चिन अब अच्छी लगने लगी थी। वो उसे पार्टी के लिए थैंक यू बोलता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। चिन उसे कहती है कि तुम्हारे लिए और भी सरप्राइजेस हैं, थोड़ा वेट करो। फिर वो दो प्यारी सी छोटी गर्ल्स को वहाँ पर लेकर आती है जो उनके नेबरहुड में रहती हैं। सर्वेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर यंग लेडी ने देख लिया उनका ग्रैंडसन नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। दूसरी तरफ ऑफिस में ली की असिस्टेंट उसे बोलती है कि इवनिंग में एक मीटिंग है। ली उसे कहता है कि आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, आज मेरे बेटे की बर्थडे है। ली चिन को कॉल करता है कि सब कैसा चल रहा है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। एनहुआ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहा है। तभी ऑफिस में शीशी आ जाती है, जिसको देखकर यंग भी बोलती है कि शीशी अब्रॉड से अब वापस आ चुकी है, अब चिन के अच्छे दिन खत्म हो गए। जैसे ही ली कॉल करता है तो वो देखता है कि शीशी सामने से आ रही है। वो पूछता है कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गई? वो बोलती है कि तुम्हें खुशी हुई मुझे देखकर, मैं यहाँ तुम्हें ही सरप्राइज देने आई थी। एनहुआ की बर्थडे पार्टी में उसकी ग्रैंड माँ यानी कि ली की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो आते ही चिन पर गुस्सा करने लगती हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है और इतना सारा जंक फूड क्यों रखा हुआ है, तुम एनहुआ को बर्बाद करना चाहती हो क्या? चिन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार देती हैं। वो बोलती हैं कि तुम मेरी एब्सेंस में एक बच्चे की देखभाल भी अच्छे से नहीं कर सकती हो। तुम खुद देखो कि तुम उसे स्नैक्स के नाम पर जहर खिला रही हो और ये दो भिखारी बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे घर में इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाओ। एनहुआ बोलता है कि ग्रैंड माँ, ये कोई गरीब भिखारी नहीं है, मेरी फ्रेंड्स हैं और यहाँ मुझे बर्थडे विश करने आए हैं। ली की मॉम बोलती हैं कि तुम इस बेकार लेडी के साथ रहकर उल्टा सीधा बोलने भी लग गए हो। वो बटलर को बोलती है कि उन बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए। एनहुआ बोलता है कि अगर किसी ने भी मेरे फ्रेंड्स को यहाँ से निकाला तो मैं बर्थडे केक नहीं काटूंगा। ये सुनकर चिन को बुरा लगता है। वो मॉम को बोलती हैं कि आप उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। हमें बच्चों के सामने ऐसे एक्शंस नहीं करने चाहिए जिससे वो हमारी रिस्पेक्ट ना करें बल्कि डिसरिस्पेक्ट करें। अगर हम हमेशा उन्हें यही बोलेंगे कि ये करो और वो मत करो तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन मॉम को तो उसकी सारी बातें बुरी लग रही होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तो अब तुम मुझे समझाओगी कि रियल फ्रेंड और फेक फ्रेंड में क्या डिफरेंस होता है? चिन कहती है कि हाँ तो
इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। भले ही मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन मुझ में इतनी समझ है कि किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। एनहुआ बोलता है कि जब तक मैं ग्रैंड माँ आपकी बातें मान रहा था तब तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, ना स्कूल में और ना ही घर पर। अगर आप इन्हें यहाँ से निकाल देंगी तो मैं आपसे निराश हो जाऊंगा। अचानक से ग्रैंड माँ के हार्ट में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर रही होती हैं। चिन उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। इतने में ही ली शीशी के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि चिन ने उसकी मॉम को धक्का दिया है। वो चिन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि अब तुम बदल गई हो और रिश्तों की कदर करती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मॉम को हर्ट कर सकती हो। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिन कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। एनहुआ बोलता है कि डैड, इसमें चिन मॉम की कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंड माँ खुद ही नीचे गिरने वाली थी। वो एनहुआ पर भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें बड़े लोगों की बात में बोलना नहीं चाहिए। तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है और जाओ तुम अपने रूम में। सर्वेंट्स उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शीशी आग में फ्यूल डालने का काम करती है। वो मॉम को पकड़कर कहती है कि आप ठीक तो हैं ना? मैं अभी आपका चेकअप करने के लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसकी बातें सुनकर चिन समझ जाती है कि ये तो शीशी है, पर एक्चुअल स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको तो एनहुआ के बर्थडे के बाद आना चाहिए, तो ये पहले कैसे आ गई? मॉम बोलती है कि शीशी, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरी इतनी केयर कर रही हो, पर मुझे डॉक्टर की नीड नहीं है, मैं ठीक हूँ। मॉम ली को बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी फोन किया था कि बदतमीज लड़की से शादी मत करो, बल्कि तुम्हें शीशी को अपनी वाइफ बनाना चाहिए था और तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं तुम्हें फिर से बोलती हूँ कि अभी भी टाइम है, इसको डाइवोर्स देकर यहाँ से निकाल दो और शीशी से शादी कर लो। शीशी मॉम के सामने क्यूट और इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि मॉम प्लीज ऐसा मत बोलो, वरना चिन मेरे बारे में गलत सोचेगी। मेरी और ली के बीच में जो भी कुछ था वो एक पास्ट में था, जिसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ली और चिन का रिश्ता खराब हो। चिन भी सोचती है कि मुझे भी कौन सा ली के साथ रहने का शौक है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि ये जल्दी से मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से फ्री कर दे। वो नील डाउन होकर मॉम के सामने बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वो अपने मुंह पर स्लैप मारने लगती है कि मैं एक अनपढ़ बेवकूफ हूँ। मैं यहाँ सबकी हेल्प करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी शब्दों से सबको हर्ट करूंगी। मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हो। शीशी हर मामले में मुझसे ज्यादा अच्छी है। अगर वो आपकी डॉटर इन लॉ बन जाएगी तो आपको खुशी होगी। अब मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पर उसकी ओवर एक्टिंग देखकर शीशी भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल पागल हो गई है ये। चिन भी ली से बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार शीशी है। मैंने इतने दिन यहाँ रहकर यही ऑब्जर्व किया है कि मेरा तुम्हारी लाइफ से दूर जाना और घर से चले जाना ही सबके लिए बेहतर है। तो तुम जल्दी से मुझे डाइवोर्स देकर शीशी से शादी कर लो, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि एक बार डाइवोर्स हो जाए फिर मैं इसीलिए यहाँ से जा सकती हूँ। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे कितनी अच्छी एक्टिंग करनी आती है। मॉम बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बात जल्द ही समझ में आ गई। वो ली से बोलती हैं कि ली बेटा जल्दी से इसे डाइवोर्स दे दो ताकि कल ही मैं तुम्हारी शादी शीशी से करवा सकूं। इसी में ही सबकी भलाई है। चिन कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी और इन फ्यूचर भी तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। ली बोलता है लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं इस डाइवोर्स से एग्री नहीं हूँ। मॉम बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, शादी तुम्हारी बिना मर्जी के हुई थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये शादी तुमने ग्रैंड माँ के फोर्स करने पर की थी, वरना तुम्हारा इस अनपढ़ गवार लड़की से कोई भी मैच नहीं बनता है। ली कहता है कि मॉम ग्रैंड माँ अभी अपनी हेल्थ चेकअप के लिए अब्रॉड गई हुई हैं। अगर उनकी एब्सेंस में मैंने चिन को डाइवोर्स देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया तो उन्हें बहुत ही दुख होगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी हर्ट हो। तो अभी डाइवोर्स देना इम्पॉसिबल है। चिन सोचती है कि ये क्या चल रहा है, वो तो खुद ही हमेशा मुझे डाइवोर्स देने के लिए रेडी रहता था और अब मना कर रहा है, मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है। चिन ली के बेडरूम से अपना सारा सामान बाहर निकलवा लेती है। ली मेड से पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। वो उसे बोलती है कि मैडम ने उनका सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए बोला है, अब से वो दूसरे रूम में सोना चाहती हैं। ये सुनकर ली कुछ सोचता है और उसे बोलता है कि अब कभी भी वो इस रूम में वापस ना आए। मेड के जाने
जाने के बाद ली आई मास्क लगाकर बेड पर लेट जाता है, पर उसे जरा भी नींद नहीं आती। मेड चिन से पूछती है कि क्या आप सच में मिस्टर ली से अलग होना चाहती हैं? मैंने उनके फेस को देखा है, वो आपके बिना बहुत सैड लग रहे हैं। चिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। चिन सोचती है कि अभी ग्रैंड माँ के आने में थोड़ा टाइम बाकी है, तब तक चुपचाप मुझे इस घर में रहना होगा। दूसरी तरफ ली अपने रूम में करवटें बदले जा रहा था, पर उसे नींद नहीं आती। उसको बार बार चिन की थॉट्स आ रही होती हैं। वो सोचता है कि आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरी नजरों के सामने चिन का फेस क्यों आ रहा है। तभी शीशी उसके रूम में आ जाती है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो भागकर आकर ली को हग कर लेती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो। अगर आज तुम्हारी शादी चिन से ना हुई होती तो मैं तुम्हारी वाइफ होती। ली उसे खुद से दूर कर रहा होता है। वो बोलता है कि ग्रैंड माँ चिन को लाइक करती हैं। वो चिल्लाकर पूछती है कि ग्रैंड माँ उसको लाइक करती हैं या तुम करते हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो कहता है कि मैं उसे क्यों लाइक करूँगा, क्योंकि वो तो एक गोल्ड डिगर है। तभी चिन उन दोनों के साथ में देखकर वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि मुझे उन लोगों के साथ में देखकर सैड नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल यही स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, मैं नहीं। मुझे तो यहाँ से डाइवोर्स लेकर निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एनहुआ आ जाता है और कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। ये बोलकर वो चिन को रूम के अंदर भेज देता है। ली उसको कहता है कि तुम कुछ गलत मत समझना, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा था। वो बोलती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ कि तुम लोगों का पर्सनल मैटर है और मैं यहाँ पर बस कुछ लेने आई थी। ये बोलकर वो स्लीपिंग मार्क्स लेकर वहाँ से चली जाती है। एनहुआ सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शीशी को अपने डैड से शादी करने नहीं दूंगा। वो एक बैड वुमन है जो मुझसे मेरे डैड को छीनना चाहती है, लेकिन मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी चिन से कहती है कि तुमने ली पर ऐसा कौन सा मैजिक किया है जो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। चिन बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो, मैंने तो पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, हमारे बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो तो बस अपनी ग्रैंड माँ की वजह से डिवोर्स नहीं ले रहा। शीशी बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। चिन उसे बोलती है कि मेरा यकीन करो, वो मुझे प्यार नहीं करता और न ही उसने मुझे आज तक टच किया है। वो अपने मन में सोचती है कि उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो बस ड्रग्स की वजह से था, तो उसे काउंट नहीं किया जा सकता। ये सुनकर शीशी खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसीलिए मैं उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ। शीशी कहती है कि अच्छा हुआ तुम एक स्मार्ट लेडी हो, इसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो जाती है कि यही तो मुझे चाहिए, अब से तुम मेरी बॉस हो, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगी। चिन मेड की ड्रेस पहनकर मॉम और शीशी की सेवा करने लग जाती है। मॉम कहती है कि ओ अच्छा हुआ अब तुम्हें अकल आ गई, इस घर में तुम्हारी बस यही जगह है, सिर्फ शीशी ही मेरे बेटे की वाइफ बनना डिजर्व करती है। वो कहती है कि हाँ हाँ सही कह रही हो, इनका मैच तो हेवन से ही बना है, मैं तो शीशी के आगे कुछ भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो मॉम के पैर दबाने लगती है। ली भी वहाँ आकर उनकी बातें सुन लेता है। वो चिन से कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ली फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। जाओ जाकर अपने लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस लेकर आओ, मैं दोबारा तुम्हें शेबी कपड़ों में ना देखूं। ये बोलकर वो 10 मिलियन का कार्ड देता है। चिन फटाफट कार्ड लेकर अपने पॉकेट में रख लेती है। ली ऑफिस जाने लगता है तो शीशी बोलती है कि पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। मॉम कहती है कि अगर उसे भूख नहीं है तो मुझे भी भूख नहीं है। शीशी चिन का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तो बताओ अब मैं क्या करूं। ली को इम्प्रेस करने के लिए वो उसे लंच बॉक्स लेकर देती है और कहती है कि तुम्हें ली के ऑफिस जाना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। शीशी टिफिन लेकर ऑफिस जाती है। ली अपने काम में बिजी रहता है। उसे लगता है कि ये टिफिन चिन लेकर उसके लिए आई है। वो बोलता है कि फाइनली तुम्हें टाइम मिल गया मेरे सामने आने का, पर जब वो देखता है कि वो शीशी है चिन नहीं, तो उसका दिल टूट जाता है। शीशी उसे बोलती है कि आज मैंने सारा दिन लगाकर तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वो उसके लिए लंच सर्व करती है। ली जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने वाला होता है उसे चिन का बनाए हुए खाने की याद आने लगती है। वो खाना छोड़कर उठ जाता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ काम है। शीशी डिसअपॉइंट होकर घर आ जाती है और वो आते ही चिन को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है कि तुम पहले ही ली के साथ सो चुकी हो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी।
थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो घर आ रही थी तब उसकी मुलाकात सेक्रेटरी यांग से होती है, जिसने ऑफिस वाली बात उसको बता दी थी। वो चिन पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी कॉफी में मेडिसिन मिलाकर उसको सेड्यूस करने की। चिन फिर से रोने धोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि सिस्टर शीशी, तुम जानती हो कि मैं ली को डिवोर्स क्यों देना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन भी वो नशे में तुम्हारा नाम लिए जा रहा था। मैं उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। ये सुनकर शीशी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम सही कह रही हो? चिन कहती है कि हाँ और नहीं तो क्या, मैं चाह कर भी उसके दिल में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी तो एक वुमन हूँ, मुझे भी तो प्यार चाहिए। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ली की लाइफ से निकल जाऊंगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इस फेक मैरिज से बाहर होने में? शीशी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी। चिन उसे झूठी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती है कि वो रात भर अपने फोन में तुम्हारी फोटो को देखता है। तभी ली वहाँ पर आ जाता है। शीशी उसे हक करके बोलती है कि ली मुझे माफ करना तुम पर शक करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? चिन जल्दी से उसके पास जाकर बोलती है कि इसे कुछ भी मत बोलो वरना हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। ली चिन से कहता है कि ये तुम क्या खिचड़ी पका रही हो? वो बोलती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दो लवर्स मिल जाएं। वो कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है मुझे डिवोर्स लेने की, पर मेरी एक बात याद रखना, जब तक ग्रैंड माँ वापस नहीं आती मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो तुम यहाँ पर अपने बिजनेस को इशू बनाना छोड़ दो। शीशी कहती है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें किए जा रहा है, इसने तो एक बार भी मेरा जिक्र नहीं किया। चिन कहती है कि तुम तो जानती हो कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, अभी भी मैं उसकी वाइफ हूँ, तो वो कैसे अपनी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस कर सकता है। डोंट वरी, मैं जल्द ही डिवोर्स दे दूंगी, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा और साथ ही साथ तुम ली ग्रुप के यंग लेडी बन जाओगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। एंड हुआ उन दोनों की बातें सुन लेता है और सोचता है कि मैं इनकी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं जल्द ही इस बैड वुमेन को अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। चिन के रूम का शॉवर खराब हो जाता है तो वो ली के रूम में नहाने चली जाती है, जहाँ पर वो उसे टकरा जाती है। ली उसको टॉवेल में देखकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों घूम रही हो? वो उसे पूरी बात समझाती है कि इस चक्कर में उसके हाथ पर भी एक छोटी सी इंजरी हो जाती है। ली उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने को बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, क्या तुम अपने ख्याल नहीं रख सकती हो? शीशी भी बार बार ली के क्लोज आने की ट्राई करती है। वो ली से बोलती है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? एंड हुआ उसके लैपटॉप को पानी में डाल देता है। शीशी को लगता है कि ये चिन का काम है, वो बस मेरी हेल्प करने का प्रेटेंड कर रही है। वो ली के सामने नील डाउन होकर रोने लगती है कि प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा यहाँ पर अपना कोई भी घर नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलोगे तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? चिन उसके सामने बैठ जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। ली तो दोनों को ड्रामा करता देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मॉम भी बोलती है कि बस करो, मेरे भी सर में दर्द होने लगा है। वो चिन को सुनाने लगती हैं कि तुम ली की अटेंशन लेने के लिए ये ट्रिक्स बंद कर दो। वो गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंकने लगती हैं, पर ली भी बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे सपोर्ट करता है कि मॉम माना कि आपको चिन जरा भी पसंद नहीं है, पर आखिरकार वो है तो मेरी वाइफ ना, आप उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देंगी, ये उसका राइट है। मॉम कहती है कि मैं ऐसी लड़की को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। चिन बोलती है कि मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। ली बोलता है कि ये तुम क्यों बोल रही हो, वो तुम्हें इंसल्ट कर रही हैं और तुम उनकी बातों के एग्री कर रही हो। वो कहती है कि मॉम ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, जिस दिन से हमारी शादी हुई है मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ, मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ और एक पीसफुल लाइफ जी सकती हूँ। हम लोगों को जितना जल्दी हो सके अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यही बेहतर है। ली भी गुस्से में बोलता है कि मेरी केयर करना, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, मेरी चीजों का ध्यान रखना, ये सब क्या तुम्हारी इस गेम का प्लान था? और अब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई है तो अब तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिन अकेले में खड़े होकर खुद से बातें कर रही होती है। ली और शीशी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और मुझे तो कुछ पैसे चाहिए। ली एक बार फिर से उसकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की कभी भी नहीं बदल सकती है। शीशी ली को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करती है, पर हर बार एन हुआ उसका प्लान को फ्लॉप कर देता है। वो उसके लिए खाना बनाती है, तभी एन हुआ अपने ग्रेट ग्रैंडपा की फोटो लेकर आ जाता है और बोलता है कि डैड आप भूल गए कि आज ग्रैंड
ग्रैंडपा का मेमोरियल डे है और हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करनी चाहिए। ये बोलकर वो अपने डैड को अपने साथ ले जाता है। शीशी चिन को बोलती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बच्चे को बेहोशी की मेडिसिन दे दो ताकि मैं कुछ टाइम ली के साथ सुकून से स्पेंड कर सकूं। चिन कहती है कि चाहे तुम मुझे जितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो, पर मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। अगर तुम्हें ली से शादी करनी है तो तुम्हें भी एनहुआ को अच्छे से ट्रीट करना होगा। अगर तुमने उसे हर्ट करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम कभी भी मिसेस ली नहीं बन सकोगी, तुम हमेशा एक मिस्ट्रेस बनकर ही रह जाओगी। शीशी बोलती है कि मुझे तुम्हारे लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। चिन उसे एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में एनहुआ अपने मॉम डैड को डराने के लिए गोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर चिन को डरा देता है। वो चिल्लाते हुए ली के रूम में आकर उसे चिपक जाती है और कहती है कि घर में गोस्ट है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या आज रात मैं यहाँ पर सो सकती हूँ। उसे चिल्लाने की आवाज से शीशी भी वहाँ पर आ जाती है। वो ली को बोलती है कि मुझे भी अपने रूम में सोने में डर लग रहा है, मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी। तभी एनहुआ वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि ये मेरे मॉम डैड का रूम है, अगर मेरे डैड के साथ कोई लेडी इस रूम में रुक सकती है तो वो सिर्फ मेरी मॉम है, तुम नहीं, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। चिन ली से बोलती है कि डोंट वरी, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम आराम से बेड पर सो जाओ। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं वुमेन को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, तो तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। ली जब नीचे सो रहा होता है तब चिन उसके पास आकर उसे टच करते हुए बोलती है कि तुम सामने सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हो और तुम्हारा फेस एक सेलिब्रिटी की जैसा है, पर अनलकी डिवोर्स के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी मैं। ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सोते हुए मेरा एडवांटेज ले रही हो। वो डर जाती है और बोलती है कि क्या तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता है कि अब तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो तुम्हारे फेस पर कुछ लगा था, मैं उसको साफ कर रही थी। ली उसको हग करके सोने लगता है। नेक्स्ट डे शीशी ली के क्लोज जाकर बचपन वाली बातें करने लगती है। वो कहती है कि मैंने ही बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, ये देखो मैंने अभी तक तुम्हारा पेंडेंट संभाल कर रखा हुआ है। चिन उन दोनों को साथ देकर वापस अपने रूम में चली जाती है। ली शीशी से बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में नहीं देखा, मैंने तो तुम्हें हमेशा मेरे लिए एक लविंग एंड केयरिंग फ्रेंड की तरह देखा है, वैसे भी मैं अब मैरिड हूँ। शीशी अब ली को इम्प्रेस करते हुए थक चुकी होती है, इसीलिए अब वो उसे सीड्यूस करने का प्लान बनाती है। वो उसके सूप में मेडिसिन मिला देती है। ये सब एनहुआ जानता था। वो चिन को अपने डैड के रूम में ले जाता है और शीशी को कहता है कि तुम मेरे रूम में चलो, मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। दूसरी तरफ ली उस सूप को पी चुका होता है, जिसके बाद ड्रग्स का असर उस पर होना शुरू हो जाता है। वो चिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन बर्थ कंट्रोल पिल खा रही होती है। वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा और शीशी का रिलेशनशिप खराब हो। ली कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना बेबी इस दुनिया में आए, तुम्हें मुझसे अलग होने की इतनी जल्दी है क्या। तो ठीक है, मैं ग्रैंड माँ के आते ही तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ली अब चिन से डिस्टेंस मेंटेन करके रहने लगता है और हर जगह शीशी को अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि ली फैमिली में एक पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर शीशी और उसकी फ्रेंड्स मिलकर एनहुआ और चिन को बुली करते हैं। चिन उन लोगों को मुंह तोड़ सबक सिखाती है और ली के सामने एक्टिंग करने लगती है कि शीशी और उसकी फ्रेंड ने मुझे और एनहुआ को हर्ट किया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेड से पूछ लो। वो मेड भी शीशी का नेम लेती है क्योंकि शीशी सभी मेड्स पर अपना रोप चलाती है और उन्हें बुली भी करती है। ग्रैंड माँ अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद चाइना वापस आ जाती हैं। वो सब देख लेती हैं कि कैसे शीशी एनहुआ और चिन को बुली कर रही है। वो पार्टी को बंद करवा कर सभी गेस्ट को वापस भेज देती हैं। ग्रैंड माँ पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे सब बताओ। चिन कहती है कि ग्रैंड माँ, मैं अपना माइंड बना चुकी हूँ कि ली से अलग होना है मुझे। ग्रैंड माँ ली को कहती है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है कि मैं चिन से अलग नहीं होना चाहता हूँ। ये सुनते ही शीशी उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं सुसाइड कर लूंगी, जिसके बाद मजबूरन उन्हें शीशी की बात मानना पड़ती है। एनहुआ कहता है कि मॉम की टीम में मैं हूँ, डिवोर्स के बाद मैं मॉम के साथ ही इस घर से चला जाऊंगा। वो चिन से बोलता है कि चलो मॉम, हमें अपने लिए एक न्यू डैडी को ढूंढना चाहिए, मैंने पहले आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। वो चिन को लेकर एक मोटू आदमी से मिलने जाता है। एनहुआ कहता है कि तुम मेरे डैडी
डैडी बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरी मॉम कितनी ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे भी उनके लिए एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए। वो मोटू उन दोनों को बुली करने लगता है। तभी ली वहाँ आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, पर वो लोग उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि चिन को ठोकर लगती है और उसे याद आता है कि जिसने ली की जान बचाई थी वो शीशी नहीं बल्कि मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ शीशी अपनी वेडिंग की अरेंजमेंट्स कर रही थी। तभी चिन आकर कहती है कि तुम कितनी झूठी हो, क्या तुमने सच में ली की जान बचाई थी? वो कहती है कि तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर मैं नहीं थी वहाँ पर तो क्या तुम थी उस दिन? चिन बोलती है कि हाँ मैं थी वहाँ पर उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी और मेरे हाथ में पिंक बैलून्स थे। ली हैप्पी होकर बोलता है कि मैं हमेशा यही विश करता था कि काश वो लड़की तुम होती। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मेरा चाइल्डहुड वाला प्रॉमिस पूरा हो गया। शीशी गुस्से में आकर चिन पर अटैक करने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरा है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकती हो। मॉम उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती हैं कि झूठी मक्कार, निकल जाओ यहाँ से, तुमने जानबूझकर हमारे इमोशन से खेला है। मॉम चिन को सॉरी बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। एनहुआ कहता है कि डैड अब यही मेरी मॉम रहेंगी ना, आप लोग डाइवोर्स तो नहीं लोगे, और खुशी से वो नाचने लगता है। अब स्टोरी 2 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर ली ने एक छोटे से प्यारे ब्यूटीफुल से बेबी को पकड़ा हुआ होता है और एनहुआ उस बेबी को प्यार करता है। इसी के साथ ही इस नॉवेल की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और चिन भी अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे वापस आ चुकी होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।